आज दूसरी बार आने का मुझे मौका मिला और यकूब भाई के घर में मैं इसके पहले भी आकर मीटिंग करके गया। वो मीटिंग घर के अंदर थी और ये आज मीटिंग जो है मैदान में हम लोग कर रहे हैं। उस समय संख्या में कम लोग थे और आज उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा संख्या में लोग आए और इस संख्या में महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये आंदोलन और ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। अखबार वाले हमारी पब्लिसिटी नहीं करते थे, हमारी खबरें नहीं छापते थे, मगर जब 3 लाख से ज़्यादा लोग हमने सारे देश भर से नागपुर में इकट्ठा किए और आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने के लिए इकट्ठा किए, तो सारे देश के जो चैनल थे, नेशनल लेवल के जो बड़े बड़े चैनल थे, उन लोगों को मजबूर होकर हमको टीवी पर दिखाना पड़ा। उनकी इच्छा नहीं थी, इसके बावजूद भी उनको दिखाना पड़ा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन 6 तारीख को हमने किया, ये इतने आसानी से नहीं हुआ। इसकी तैयारी करने के लिए मैं जब नौकरी में लगा था तो उस समय मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही हो। आज मेरी उम्र 65 साल की है। तो 18 अगर 65 साल में से माइनस करो तो ये समय 47 साल का हो जाता है। यानी 47 साल से लगभग 47 साल से लगभग ये काम मैं कर रहा हूँ और इसकी बदौलत रात दिन मेहनत करने की वजह से ये जो संगठन महाराष्ट्र में था, ये संगठन अभी 31 राज्यों में फैल गया, सारे देश भर। आप में से बहुत सारे लोगों को 31 राज्यों के नाम भी मालूम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नाम मालूम नहीं होते। बाकी लोगों को कहाँ नाम मालूम होगी। लगभग देश में 36 स्टेट है। 36 स्टेट में से 31 राज्यों में 31 स्टेट में अभी हमारा संगठन फैला हुआ है। 567 जिलों में फैला हुआ है। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि मैं खुद फिजिकली 500 जिलों में जाकर मीटिंग करके आया हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति भारत में आप लोगों को नहीं मिलेगा जिंदा जो फिजिकली 500 जिलों में जाकर मीटिंग करके आया हो। और 500 जिलों में मीटिंग करने के बाद खमरा गांव में आया। 500 जिलों में घूमने के बाद। तो पहले मैं राज्य में, कमिश्नरी में और जिलों में घूमता था। अभी हमारे लक्ष्य है 2030 तक 6.5 लाख गांव हैं, उसमें से 6 लाख गांवों में ये संगठन फैलाना, गांव में फैलाना है। गांव में हमारे लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है। तो इसलिए अभी मैंने गांव में मीटिंग लेना शुरू कर दिया। तो ये जो आपके गांव में मैं आया, ये बगैर सोचे समझे नहीं आया। ये 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में आंदोलन पहुंचाने की जो रणनीति हमने बनाई, उस रणनीति के तहत आपके गांव में आया। अन्यथा मैं भूस से, ये गांव काफी दूर है, घर से 1-1.5 घंटा का समय लगता है यहाँ आने के लिए। और इसके बावजूद भी हम लोग आए तो उसके पीछे मकसद था कि हमको अभी हमारा आंदोलन गांवों में फैलाना है। 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांव में फैलाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस गांव में आज ये मीटिंग की। साथियों, अभी हमारा आंदोलन 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में
22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में आंदोलन फैल चुका है। 6.5 लाख में से 1.5 लाख गांवों तक फैल चुका है ऑलरेडी। और आने वाले समय में 2030 तक, अभी 22 चल रहा है, 8 साल में ये 6 लाख गांव में फैल जाएगा। कोई गांव नहीं बचेगा और सारे गांव के लोग इस आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे, संगठन के दायरे में आ जाएंगे। तो हमारा आंदोलन बहुत विशाल, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि इस आंदोलन के बदौलत शेड्यूल कास्ट के लोग, फिर शेड्यूल ट्राइब के लोग, आदिवासी लोग, फिर उसके बाद ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आपके गांव में भी पिछड़े वर्ग के लोग रहते होंगे, हाँ हाँ, तो पिछड़े वर्ग के लोग, अभी उनके अंदर जागरण का अभाव है। मगर अभी हमारे पास सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के बाद वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा में 2 नंबर की संख्या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ओबीसी के लोग ही हमारे आंदोलन में दूसरे नंबर की संख्या में शामिल है। और तीसरे नंबर की संख्या में हमारे लोग जो है आदिवासी लोग शामिल है। और उसके बाद फिर माइनॉरिटी के लोग हमारे आंदोलन में सहभागी है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हम लोग इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत आज हम लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। जब अंग्रेजों के विरोध में इस देश में आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, तो ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को कहते थे, हमारे लोगों को हमारे बस्तियों में आकर ये बात कहते थे कि अंग्रेजों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। मगर अंग्रेज तो 200 साल पहले भारत में आए थे और अंग्रेजों के पहले 2,500-3 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में आए। और ब्राह्मणों ने क्या किया, हम जो मूल निवासी लोग थे, इन मूल निवासी लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं, 801 आदिवासी के लोग हैं, 3,743 ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये तीनों को मिलाकर 6,247 जाति के टुकड़े किए। अगर ये मान लिया जाए कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए थे, मगर ब्राह्मणों ने 6,247 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है। ये हमारे लोगों को मालूम नहीं। बिल्कुल सर, मालूम है, ये मालूम नहीं। ऐसा आप लोग कह रहे हैं मालूम है, मुझे भी पूरी तरह से मालूम नहीं, मगर आपको मालूम हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको मालूम है। अभी मुझे भी पूरी तरह से मालूम नहीं है, मगर आपको मालूम है। तो ये मालूमात इतनी है तो मेरे द्वारा ही आपके पास पहुंची है। मेरे को ही नहीं ज़्यादा जानकारी, तो आपके पास जारी जानकारी है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब है, सुनो पहले सवाल जवाब, सवाल जवाब बाद में कर लेना। सवाल जवाब चलेगा, दारू थोड़ा गाड़ी उतर जाए उसके बाद बात कर लेते। दारू उतर जाए उसके बाद बात कर लेते, दारू उतर जाए तो बात कर लेते। तो मैं ये सर जानता हूँ हमारे लोगों की औकात जो है कितनी है, वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो उसके पास दारू पीने के बाद हिम्मत आ, दारू नहीं पिएगा तो ऐसे भीगी बिल्ली की तरह चुप के रहेगा। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, जब तक बोलता रहूंगा चुप रहना। तो मुझे छोटा मत समझना, मैं वहां आकर तेरा बंदोबस्त कर सकता हूँ, समझे? तो जो मैं कह रहा हूँ पहले सुन ले, दिमाग में डाल दे, पहले कान खोल के। रिकॉर्ड निकाल दे उसका, फिर देखता हूँ, मीटिंग के बाद देखता हूँ, उसका बंदोबस्त करता हूँ। मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ वो अक्ल की बातें, समझदारी की बातें, समझदारी की बातें बता रहा हूँ कि इस देश में ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा।
शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में बांटा। तो मालूम नहीं है हमारे लोगों को। क्यों? क्योंकि गुजरात में तो 1703 जातियां नहीं है, 36 राज्यों में है जिनके नाम भी आपको पता नहीं है, राज्यों के नाम पता नहीं है। 36 राज्यों के नाम अगर किसी को पूछा जाए कोई बता नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बता पाएगा, अनपढ़ आदमी का तो सवाल नहीं है। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अहमदाबाद तक गए होंगे और मेरी वजह से राष्ट्रीय अधिवेशन में गए होंगे। मैं ही घुमाता हूँ ना देश भर में, मेरी वजह से तो देश भर में घूमने के लिए मौका मिलता है। एक देश से दूसरे प्रदेश, तीसरा प्रदेश, मेरी वजह से ही सारे देश भर में मैंने घुमाया कि ये भी भारत का हिस्सा है। तो किसी को पता तो था नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस देश में शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं और वो 36 राज्यों में बिखरे हुए हैं भौगोलिक क्षेत्र में। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा 60-70 जातियां होगी, शेड्यूल कास्ट की ज्यादा जातियां नहीं है, 60-70 जातियां होगी गुजरात में, मगर सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं। और आदिवासियों के, आदिवासी भी आप अगर आप जाओगे तो जो दक्षिण गुजरात है, दक्षिण गुजरात में भरूच जाओ, सूरत जाओ, वापी जाओ, वलसाड़ जाओ, नाम सुना है ना? ये आपके गुजरात के जिलों के नाम बता रहा हूँ। भरूच जाओ, वडोदरा जाओ, खेड़ा जाओ, ठीक है। तो ये जो जिले हैं इन जिलों में आदिवासी लोग रहते हैं और आपके गुजरात में 15% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और शेड्यूल कास्ट 7%। सारे देश भर में 18% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मगर गुजरात में 7% है। बात समझ में आ रही? सारे देश भर में 18% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सारे देश का एवरेज, मगर गुजरात में कितने हैं? 7% है। यानी सारे देश के एवरेज के मुकाबले में संख्या में कम है, संख्या में गुजरात में कम है। तो इसलिए मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं सारे देश का। और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसके बाद लेवा कड़वा भी है? कचरे भी लेवा कड़वा रहते हैं, वो भी जो है वो आजादी के बाद उन लोगों को थोड़ा सा मान सम्मान मिलना शुरू हुआ। मैं तो ब्राह्मणों के नजर में वो भी शूद्र है। हम शेड्यूल कास्ट के लोग जो है ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत है, यानी हमारे लोगों को छूने लायक नहीं माना जाता, हमारे लोगों को छूने लायक नहीं माना जाता। तो वो जो है छूने लायक है, मगर है भी, वो भी शूद्र है। तो इस तरह से ये तमाम जो लोग हैं हमारे 3743 जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, तीनों को मिलाकर ये आंकड़ा बनता है 6247 टुकड़े। अंग्रेजों के बारे में ब्राह्मण कहते थे कि अंग्रेज जो है बांटो और राज करो की नीति पर काम करता है। अगर ये मान लिया जाए सच, तो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा, यानी 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण 2500-3000 हजार साल पहले आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। मगर ब्राह्मण बोलने में मीठा है, बोलने में वो जब बोलेगा तो आपसे मीठा बात करेगा। तो जब कोई आदमी मीठा बात करे तो सामने वाला, सुनने वाला आदमी जाल में फंस सकता है, जाल में फंस सकता है। और जाल में अभी इस देश के लोग फंसे हुए का प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? देखो, ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। खमरा गांव में 3.5 ब्राह्मण रहते, सारे देश का बता रहा हूं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ ना, महाराष्ट्र में, उस गांव में भी एक ही ब्राह्मण है। हाँ बराबर, एकदम सही, एक ही ब्राह्मण है। मेरे गांव में भी एक ही ब्राह्मण था,
वो भी डर के मारे छोड़ के भाग गया। वो भी जैसे जैसे जागरण हमारे लोगों का बढ़ा, वो गांव के छोड़ के भाग गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में 3.5% ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई कांग्रेस। हमारे लोगों को आज तक पता नहीं होगा कि कांग्रेस ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाया। और 3.5% लोग आपके गांव में जो एक ब्राह्मण है, अगर मान लो चुनाव लड़े, सदस्य बन सकता है ग्राम पंचायत का एक वोट के आधार पर। एक वोट के आधार पर वो कभी सदस्य नहीं बन सकता। हमारे सपोर्ट के बगैर इस देश में ग्राम पंचायत का कोई सदस्य नहीं बन सकता। ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो लोग 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं ब्राह्मणों के वजह से। तो 5 पार्टी है। पहली कांग्रेस पार्टी, दूसरे नंबर की बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बनाया किसने? आरएसएस। आरएसएस किसका संगठन है? ब्राह्मणों का। इसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आपके गांव में ब्राह्मण को पंडित कहते कि क्या कहते? क्या कहते? बना देते हो ना। गधे से गधा आप ब्राह्मण भी हो तो भी आप पंडित है। हमारे महाराष्ट्र में जो विद्वान होता है, वो विद्वान होता है, उसको पंडित बोलते हैं। मगर गधे से गधे ब्राह्मण को भी आप पंडित कहते। अगर वो अनपढ़ है, अनपढ़ भी है, तो भी उसको पंडित बोलते हैं। अरे ये पंडित कैसा है भाई? जवाहरलाल नेहरू पंडित है, ठीक है, वो बैरिस्टर पढ़ा लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर, मगर बाबा साहब को कभी किसी ने पंडित नहीं कहा, मगर वो सही पंडित था। बाबा साहब अम्बेडकर ओरिजिनल पंडित था। बाबा साहब अम्बेडकर अरे पढ़ा लिखा, इतनी डिग्रियां वाला। जवाहरलाल नेहरू के पास भी इतनी डिग्रियां नहीं थी जितनी डिग्रियां बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, और वो भी विदेश के लोगों के, विदेश की यूनिवर्सिटी की डिग्रियां। और उनके मुकाबले में गांधी के तो बाल झड़ गए थे, फिर भी दिमाग इतना नहीं था जितना बाबा साहब अम्बेडकर का है। और बाबा साहब अम्बेडकर की दिमाग की वजह से भी गांधी के बाल झड़ गए थे। वो इतना बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग का तेज था कि अभी इसको संभाला कैसे जाए बाबा साहब को, इस वजह से भी बाल झड़ गए। तो मैं आपको खास बात बता रहा हूं कि इस तरीके से इन लोगों की 3.5% ब्राह्मण। एक पार्टी कांग्रेस 1885 को बनाई, दूसरी पार्टी 81 में भारतीय जनता पार्टी बनी। ये भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ नाम था इसका, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरी पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो श्रीपाद अमृत डांगे नाम का बॉम्बे का ब्राह्मण था, वो उसका प्रेसिडेंट बना। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। फिर चौथी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नंबूद्रीपाद, एक केरला का ब्राह्मण नंबूद्री ब्राह्मण, उसने बनाई। 4 हो गई। 5वें नंबर की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री। ये 5 पार्टियां नेशनल लेवल की, जिनकी संख्या 3.5% है, जो ग्राम पंचायत में सदस्य चुनवा कर नहीं ला सकते, वो ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं बना सकते, उन लोगों की इस देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। और इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने इस देश पर कब्जा किया। कब्जा करने की वजह से देश हमारा है। ब्राह्मण इस देश के मूल्यवासी नहीं है, ये यूरेशियन लोग हैं। जैसे अंग्रेज लोग लंदन से, इंग्लैंड से भारत में आए थे और भारत को गुलाम बनाया था, उसी तरह से यूरेशिया नाम का, काला सागर नाम का एक सागर है, वहां लगा हुआ देश है, उसका नाम है यूरेशिया। वो यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण। तो जैसे अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से यूरेशियन ब्राह्मण भी
विदेशी है और किसी भी विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं माना जा सकता। गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा तो चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चर्चिल जो है प्रधानमंत्री था, तो गांधी जी ने नारा लगाया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, तो चर्चिल प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा, किसको कह रहे हैं? कहा आप लोगों को, अंग्रेजों को। कहा क्यों? आप विदेशी हो, विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, इसलिए छोड़ो। तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा, गांधी जी हाँ ये बात ठीक है कि हम विदेशी है, हम 200 साल पहले आए, आप 2-3 हजार साल पहले आए हैं, तुम भी बोरिया बिस्तर बांधो, हम भी बोरिया बिस्तर बांधते हैं, दोनों चले जाते हैं और यहाँ के जो मूल्यवासी है उनको भारत छोड़ देते हैं कि ये तुम देखो भाई तुम्हारा देश है। तो गांधी जी क्योंकि बनिया आदमी था, एक तो बैरिस्टर था, एक बनिया था और बैरिस्टर साथ था, डबल बदमाश आदमी। अरे बनिया आदमी बदमाश होता है, बदमाश क्यों होता है? हमारे महाराष्ट्र में बनिया को बदमाश क्यों बोलते हैं? मान लो आपने 1 किलो शुगर मांगा कि भाई 1 किलो दो, तो नीचे 200 ग्राम चित्ता देगा, तोलने में साला 800 ग्राम ही देगा। तो इसलिए उसका नाम पड़ा बनिया। बनिया का मतलब है मूर्ख बनाने वाला बनिया। बनिया नाम जो पड़ा वो मूर्ख बनाने वाला बनिया, ऐसा नाम पड़ा। तो ये तो जन्म से बनिया है नहीं, बदमाश, और दूसरा बैरिस्टर, क्या है, डबल बदमाश। तो इसलिए गांधी जी के द्वारा जब ये कहा गया तो चर्चिल ने कहा ठीक है, वो भी विदेशी, हम लोग भी विदेशी, आप लोग भी विदेशी, तो हम भी चले जाते हैं, तुम भी चले जाओ। मगर गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये इन लोगों के लिए, हम लोगों को ये आजादी चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे नाम पर गांधी जी ने आजादी हासिल की, मगर हमारे लोगों को आजादी देने का काम नहीं किया। आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो पुलिस चौकी में अगर एफआईआर दाखिल करना है तो वहां का इंस्पेक्टर हमारा एफआईआर नोट नहीं करता, तो किस आधार पर हम आजाद है भाई? हमारा एमएलए एमपी चुनकर जाता है, तो एमएलए एमपी चुनकर जाता है तो उसको संसद में, विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ ताकि आपको पता चले। ये जस्टिस अकोदिया है जयपुर का, राजस्थान का, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो उस समय की बात आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक बार ये बात कही, हम लोगों को कही, जस्टिस अकोदिया ने, कि मैं और एक चतुर्वेदी नाम का ब्राह्मण और एक शेड्यूल कास्ट का एमएलए, हम लोग जयपुर से जोधपुर जा रहे थे। बीच में चतुर्वेदी नाम का जो ब्राह्मण था वो कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का मेंबर था। उसने गाड़ी को रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, दरवाजा खोल के वो टॉयलेट के लिए चला गया। तो आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, तो गाड़ी के अंदर जो एमएलए शेड्यूल कास्ट का बैठा था, शेड्यूल कास्ट का एमएलए बैठा था, एमएलए समझते हो ना, विधानसभा का सदस्य बैठा था, उसने जज साहब को कहा, जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं तो पानी लेकर नहीं गए, टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने हमारे एमएलए को, शेड्यूल कास्ट के एमएलए को कहा, वो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, वो टॉयलेट को गया है, वो पानी लेकर नहीं गया है, वो अपना पिछवाड़ा धोना चाहता है, नहीं धोना चाहता, उसकी मर्जी है भाई, तू एमएलए काहे को चिंता करता है? ये कोई तेरे विधानसभा का मामला है? ये कोई ऐसा मामला है साला विधानसभा का मामला हो तू चिंता कर रहा है? तू तो हमारे शेड्यूल कास्ट का आदमी, तू साले हमारी चिंता तो करता नहीं, तू उसके टॉयलेट की चिंता कर रहा है, साला पिछवाड़ा नहीं धोएगा तो पानी लेके नहीं गया। चुप हो गया, जज साहब ने उसको चुप कर दिया, चुप। फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट हो गया। फिर उसने कहा कि जज साहब मैं बहुत चिंता में, क्यों? कि चतुर्वेदी जी गए मगर पानी लेकर नहीं गए, तो उसके पिछवाड़े का क्या होगा? मैं चिंता में हूँ। जज साहब ने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, देख ध्यान रख, अगर तेरे को पानी लेकर जाना है तो चले जा,
मगर मेरे को मत पूछना। साले मेरे को भी शामिल करना चाहता है उसमें, तेरे नालायकी में। एक तो तू नालायकी कर रहा है, उस नालायकी को मेरे को पीछकर कर रहा है, तो कल ये माना जाएगा कि जज साहब भी नालायकी में शामिल थे। मेरे को पूछना मत, तेरे को पानी लेकर जाना है जा, मगर मेरे को पूछे बगैर जा। उसने दरवाजा खोला, बिस्लेरी का पानी था, वो पानी लेकर गया। तो जज साहब जो है स्टेज पर बोल रहे थे, तो मैं साइड में ही था। मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब कि वो जो हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए है, वो पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी जो ब्राह्मण था उसका पिछवाड़ा भी धोया? अरे सुन ले बददिमाग आदमी, अरे समझ में तो आता है नहीं कुछ, सुन ले पहले। उठा उसको लेके जा। रामजी भाई अच्छा छोड़ दिया था भाई माट करे माट करे क्या है, जैसे जैसे समय बत रहा ना वैसे वो चढ़ रही, ये बात थोड़ा समझना है। जैसे जैसे वो समय हो रहा है वो चढ़ रही है। तो मैं आपको बता क्या रहा था कि मैंने जज साहब को पूछा कि जज साहब, वो एमएलए जो शेड्यूल कास्ट का था, वो पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने मुझे कहा, वो भाषण कर रहे थे, उसने कहा कि वो झाड़ी के पीछे थे, देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। तो हमारे जो एमएलए और एमपी लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, इन लोगों की जो हालत है, इन लोगों की जो परिस्थिति है, ये इस तरह से ये चुनकर जाने वाले जो लोग हैं वो जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनवा कर भेजने की व्यवस्था की थी। तो गांधी जी ने उसके विरोध में उपवास किया था, आमरण अनशन किया था। गांधी जी ने अपने जीवन में 21 बार उपवास किया, एक बार भी हमारे हक अधिकार के लिए नहीं किया। सारे बात जो है गांधी जी ने हमारे विरोध में उपवास किया। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि गांधी जी के प्रति आपके मन में थोड़ा बहुत प्यार हो सकता, सारा गुजराती आदमी था, इस वजह से हो सकता है, मगर वो हमारे लोगों के लिए खतरनाक आदमी था। हमारे लोगों के लिए लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, तो गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे। हमारे हक और अधिकार जो भी आज हम उपभोग कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, गांधी जी की वजह से नहीं है। क्योंकि 15 अगस्त 47 से आजादी मिली, आजादी से हमें आजादी नहीं मिली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, संविधान ने हमें अधिकार दिया, इस वजह से हम लोगों को अधिकार मिले। मैं आज बोल रहा हूं ना, आज बोल रहा हूं, हमारे लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं था, अब मैं बोल रहा हूं। तो ये बोलने के अधिकार के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, आर्टिकल 19 में लिखा कि बोलने की आजादी होगी और कोई रोक नहीं लगा सकता। तो मैं पुलिस वाले की भी नहीं मानता। पुलिस वाले की बहुत जगह जो है पुलिस वाले मुझे मना कर देते थे, मैं उसकी नहीं मानता, क्योंकि संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिया है, मेरे बाप का दिया हुआ। सारे तुम्हारे बाप का तो दिया नहीं है, तुम्हारे बाप का दिया हुआ नहीं है, ये मेरे बाप का दिया हुआ अधिकार है। और मेरे बाप ने तुम्हारे बाप को भी साले अधिकार दिया, मगर तुम्हारे बाप ने जो मनु था, उन्होंने तो हमारे को कोई अधिकार दिया नहीं, मगर मेरा बाप इतना महान था कि तुम्हारे बाप लोगों को भी अधिकार दिया। तो इस तरह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आज की स्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोगों को जो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, उन लोगों को जगाना होगा, उन लोगों को जगाना होगा। ये जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जगाने के लिए बोल रहा हूँ, जागृत करने के लिए बोल रहा हूँ। जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। एक काम तो जगाने का है और एक काम जोड़ने का है, और जोड़ने के बाद संगठित शक्ति का निर्माण करना है। जैसे मैंने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया, तब जाकर आरएसएस के लोगों को लगा। अभी देश भर में मैं जहां भी जाता हूं तो पुलिस वाले पहले ही पूछते हैं कि अमन मिश्रा आ रहे, पहले साले 10-20 पुलिस वाले जो है
तो सतर्क हो जाता, अरे आ गया तो फिर मतलब शांति रखना पड़ेगा। तो अभी जो है 6 तारीख के बाद में अभी उन लोगों को लगे नहीं, ये तो बहुत बड़ी ताकत है भाई। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने की तो किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा तो दिमाग में किसी के सोच भी नहीं आता, करने की तो बहुत दूर की बात है। तो हमने उसको करके दिखाया, तब जा करके, नहीं तो सारे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू, अरे काहे का हिंदू मुसलमान? तुम हमको शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हो, शेड्यूल ट्राइब को हिंदू कहते हो, पिछड़े वर्ग ओबीसी को हिंदू कहते हो, अधिकार देते हो क्या? जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने से मना कर दिया। तुम पिछड़े वर्ग को हिंदू कहते हो, शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हो, ओबीसी को आदिवासी को हिंदू कहते हो, अधिकार देते हो? कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है पंडित। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, वो दिया हुआ अधिकार भी देने के लिए तैयार नहीं। दिया हुआ अधिकार भी उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए ही मैं 18 साल 3-4 महीने का था, और अभी मेरी 65 साल की उम्र है, 47 साल हो गए हैं। तो इतना बड़ा विशाल संगठन 31 राज्यों में और 31 स्टेट में 31 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में। जैसे ये अंजार तहसील है ना, आपकी तहसील कौन सी है? तो इसी तरह से ऐसी तहसीलें 4000 से ज्यादा तहसीलों में संगठन। अभी कल सवेरे मैं मॉर्निंग में भूज से बॉम्बे चला गया फ्लाइट से, वहां से बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ा वाराणसी का नाम सर, बनारस है? आप लोग काशी कहते हो, काशी काशी याद है आप लोगों को, वाराणसी कम याद होगा, क्योंकि हमारे लोग जो है मरने के बाद भी बोलती है उसके थोड़ा उधर जाके थोड़ा छोड़ना पड़ता है, बोलते कैसे। इसलिए तो मैं वहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि कल मैं वाराणसी चला जाऊंगा। तो ऐसे डेली सारे देश भर में कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहे हैं। तो ये आंदोलन सारे देश भर में अभी 1.5 लाख गांव तक पहुंच गया है। विशाल संगठन हो गया है, विशाल आंदोलन हो गया है, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति हो गई है। और ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति जो हो गई है, इस शक्ति को इतना साल 47 साल लगाकर हमने ये संगठित शक्ति का निर्माण किया। इस संगठित शक्ति के बल पर 47 साल लगाने की वजह से 3 लाख लोग नागपुर में हम लोगों ने इकट्ठा किया, और वो 567 जिलों से लोग वहां आए थे। तो वहां के लोगों को, कमिश्नर को, वो जब कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो मुझे कमिश्नर मिलने के लिए आए। हमारे लोग चले चौकी में जाते हैं, पुलिस वाले हमको पूछते नहीं, तो कमिश्नर मेरे पास आया कि अब आप ही कंट्रोल करो, पुलिस के बस की बात नहीं है। तो मैंने कमिश्नर को कहा, तो मैंने तो तेरे को पहले कहा था, मेरे को इधर डिटेन करके रखेगा तो हमारे लोग कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो आखिर आया ना मेरे चरणों में। तो फिर मैंने कहा कि मैं वीडियो बना के देता हूँ तो शांति होगी, मेरे जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी औकात जानते नहीं हो कितनी है, मैं वीडियो बना के दूंगा तो भी लोग शांत हो जाएंगे। वीडियो बना के दिया तो हमारे लोगों ने कहा कि ठीक है, मेश्राम साहब का आदेश है तो हम शांत रहेंगे, मगर मेश्राम साहब को छोड़े बगैर, डिटेन किया हुआ छोड़े बगैर हम लोग जो है यहाँ से हटने वाले नहीं है, यही बैठे रहे। तो कमिश्नर को मजबूर होकर डिटेन की अवस्था में हमें छोड़ देना पड़ा, और इस तरह से उस आंदोलन का हमारा विजय हो गया है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विलास खरात को आकर कह रहा था, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, कि आप लोगों ने शिवाजी महाराज की तरह गनीमी कावा करके सारे नागपुर में लोगों को फैला के रखा। ये हमें समझ में आ गया, इतनी भारी संख्या में लोग आ गए, कहां से आ गए पता ही नहीं चला, घंटे भर में लाखों लोग इकट्ठा हो गए, कहां से आ गए हमको समझ में नहीं आया, पुलिस वालों को भी पता नहीं चला। तो आपका गनीमी कावा हम लोगों को समझ में आ गया है, आप लोगों की जीत हो गई है, अभी हम लोगों को माफ करो, शांत हो जाओ। साथियों, ये लड़ाई
इतने आसानी से सफल नहीं हुई है। 47 साल तक, 47 साल तक इतना लंबा समय लगाने के बाद हमने इतनी बड़ी ताकत पैदा की, राष्ट्रीय स्तर की ताकत पैदा की, तब जाकर के हम लोगों को इतना बड़ा सफलता मिली। अब ये जो सफलता है ये छोटी सफलता है। 2030 तक जो 3 लाख थे ना, 3 करोड़ लोग आ जाएंगे सड़कों पर 2030 कितने 3 करोड़। तो जो प्रधानमंत्री रहेगा ना देश का, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री रहेगा ना, प्रधानमंत्री, जब 3 करोड़ लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री, पुलिस कमिश्नर का तो छोड़ो, छोटी बात, 2030 तक प्रधानमंत्री भी देश का इस जागृति को रोक नहीं पाएगा और हमारी आजादी को इस देश में कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतनी बड़ी ताकत साथियों हम लोग निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस शक्ति को, इस संगठित शक्ति को आपके खमरा गांव में भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस बात को और आगे बढ़ाओ, इस बात को और आगे बढ़ाओ, और ज्यादा लोगों को जागृत करो। और अगर आप इस तरह से समर्थन देते रहोगे तो ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब, आपने मार्गदर्शन किया। साथियों, एक सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं। कल 31 तारीख है और 4 चरणों में जो आंदोलन हम लोगों ने घोषित किया है मेश्राम साहब के नेतृत्व में, तो उसका तीसरा चरण जो है वो कल होने वाला है। तीसरा चरण इस जिले में, कच्छ जिले में भुज मुख्यालय पर टाउन हॉल के सामने 12 बजे हम लोगों को इकट्ठा होना है और फिर वहां से हम लोग प्रदर्शन रैली करेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। बाबा साहब का पुतला है जी, बाबा साहब वहाँ इकट्ठा होना। तो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास में आप सभी लोग इकट्ठा होंगे, ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए मैं इस मीटिंग के समापन के लिए माननीय डामजी भाई जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको आमंत्रित करता हूं, वे आए और इस मीटिंग के समापन की घोषणा करें। माननीय डामजी भाई। આજે આપણે અહીંયા કને કચ્છી में बोला हले तो हलदो ना कच्ची में बोलो कच्ची में आज जो कार्यक्रम थयो खरेखर पालाकर ने बहु खुशी जो मौको मिल्यो अने ई कोई अणधार्यो कार्यक्रम हो कोई पाके पहलेथी कोई जानकारी नहीं ने वधारे व्यक्तिए के पण जाण क्या हूँ तो आज पालाकर ने खुशी जो गाल ते बदल आऊँ दरेक व्यक्तिए के